वैसे एक ऐसा चेहरा मिला है भाजपा को कि भारतीय जनता पार्टी गोलवालकर, सावरकर और जितने कर इनके पास थे, सब कर का सपना साकार करने के लिए इनको ओवैसी परिवार एक तुर्क का पत्ता मिल गया है। इस पर सारा खेल खेलेंगे और ये इस देश को उस दौर में ले जाएंगे कि सन्नी देओल को फिर एक फिल्म बनानी पड़ेगी। आपके लिए ओवैसी महत्वपूर्ण है या टीआरएस महत्वपूर्ण है, यही फार्मूला देश में चलाया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है, हैदराबाद चुनाव एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में इसी को एक्सपेरिमेंट के रूप में लागू किया जाएगा और 2022 में भी हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव कराने का प्रयास किया। वो सबका लक्ष्य था ध्रुवीकरण करना और सबका चुनावी लाभ लेना। वो निरंतर केंद्र सरकार ले भी रही है, उसमें कहीं चूकी नहीं है केंद्र सरकार कि उसको कैसे एंगल बना दिया जाए हिंदू और मुस्लिम, वो सब किया जा चुका। तो अब यह अधिकार अचानक हैदराबाद के मेयर के पास कैसे चला गया कि अगर मेयर भाजपा का होगा तो रोहिंग्या नहीं आएगा। अब मीडिया ने रास्ता नहीं छोड़ा, सीधा टीआरएस और वर्सेस ओवैसी। और बंगाल में वही चीज, बंगाल में भी ये चाह रहे हैं कि ममता जो कि 10 साल से सत्ता में है, ममता ने क्या किया 10 साल में, इस पर कोई चर्चा नहीं। ममता ने विकास के कितने काम किए, कोई चर्चा नहीं। माइनॉरिटी के लिए, वेलफेयर के लिए क्या किया, इस पर भी चर्चा नहीं। बस एक ही चर्चा मीडिया में है कि भाईजान जाएंगे और मुसलमान भाईजान के साथ हो जाएगा और बहन जी जो है दीदी, वहां दीदी कहते हैं, वो अब खत्म हो जाएंगी, वो भाजपा की सरकार हो जाएगी। लेकिन अगर धर्म की राजनीति देश में हो, मैं शुरू से मेरा एक क्लियर स्टैंड रहा, मैं सेकुलर पार्टियों को इसलिए कोसता हूं कि आपके गलत पॉलिसी ने देश में धर्म की राजनीति को बल दिया और बढ़ा दिया। अगर ऐसी बात है तो दिल्ली में मेयर भाजपा का है, दिल्ली में जितने भी एमसीडी हैं सब पर भाजपा का कब्जा है और 15 वर्षों से कब्जा है। तो फिर दिल्ली में रोहिंग्या क्यों रह रहे हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, राजनीति पर बड़ी अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं। एक खास मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं, मुद्दा है हैदराबाद का निकाय चुनाव। मेयर के इलेक्शन चल रहे थे और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब बात करें इस मुद्दे पर, चुनाव हो चुके हैं। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान जब किसान दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर घिरा हुआ था, मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ निकाय चुनाव दिखा रहा था। उसमें दिखा रहा था ओवैसी वर्सेस बीजेपी। जबकि वहाँ के अगर निकाय चुनाव की हम बात करें और पिछला रिकॉर्ड की बात करें तो टीआरएस के पास 100 सीटें थी, 99 सीटें थी और ओवैसी के यानी मीम पार्टी के पास में 44 सीटें और भाजपा वहाँ पर 3 से 4 सीटों पर थी। लेकिन पूरा चुनाव में इस बार जो दिखाया मीडिया ने वो टीआरएस को बाहर निकाल दिया है और उसमें ओवैसी वर्सेस बीजेपी। और वहाँ पर प्रचार करने के लिए कौन पहुँचे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह। हालांकि प्रधानमंत्री गए लेकिन वो वैक्सीन के उसके लिए गए वहाँ पर उस लैब में। लेकिन ये जो पूरा चुनाव है, आपको नहीं लगता कि इसे पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? क्या देश में इस बात को जगाया जा रहा है कि सिर्फ 2 ही पार्टी रहें, एक हिंदुओं की पार्टी जिसे भाजपा कहा जाता है और दूसरी बनाने की कोशिश की जा रही है मीम पार्टी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और जनता के बहुत सारे सवाल हैं। मैं जवाब चाहता हूं हाफिज गुलाम सरवर से, क्योंकि पूरा बिहार चुनाव कवरेज के लिए गए थे और धरती यानी ग्राउंड रिपोर्ट की सारी जितनी रिपोर्ट होती है उनके पास होते हैं। सर, क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, आपने बड़ा सेंसिटिव इशू उठाया है। पिछले 1 हफ्ते से मेरी भी नज़र है जी लगातार इस पर, और मैं जब भी आपस में बैठा करता था जी तो मैं इस पर चर्चा भी किया करता था कि आखिर क्या कारण है कि स्थानीय निकाय चुनाव जो कि हैदराबाद में हो रहा। दिल्ली देश की राजधानी है। 2017 में यहाँ निकाय चुनाव हुए थे और यहाँ एनडीएमसी और एमसीडी ये भी भारत के 2-4 निकायों में एक है। यानी आप मुंबई के बीएमसी को देख लें, बृहन मुंबई महानगर पालिका, ठाणे नगर पालिका, और कोलकाता को देख लें और दिल्ली को देख लें और हैदराबाद को देख लें, ये सब इक्वल 19-20 के हैं लगभग। यानी इनका जो बजट है उसमें मुंबई का बड़ा है, फिर हैदराबाद, दिल्ली सबका बराबर का बराबर लगभग है। वहाँ 150 सीटें, यहाँ 270 से ज़्यादा सीटें दिल्ली में हैं। दिल्ली देश की राजधानी भी है।
तो 200-250 के करीब सीट रखने वाला दिल्ली नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नजरों से बचा रह गया और हैदराबाद का नगर निगम क्या ऐसा हो गया कि वहां रोड शो केंद्र के गृह मंत्री करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले प्रचारक योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये एक और प्रश्न बड़ा ये है कि ये जो लोग भी जा रहे हैं, टीआरएस वहां सत्ता में है, राज्य में भी और नगर निगम में भी, ठीक है। तो जो सत्ताधारी पार्टी है जिसने 5 वर्षों तक वहां काम किया है, आप उनकी कमियों को जनता के सामने रखेंगे तभी तो आप मुकाबले में जाएंगे कि मौजूदा मेयर ने या उनके कारपोरेटरों ने क्या काम किया 5 साल में, भैया वो हिसाब दीजिए। लेकिन टीआरएस को हाशिए पर रखकर टीआरएस का एक बार भी ना तो गृहमंत्री जी ने नाम लिया, ना जेपी नड्डा जी ने नाम लिया, ना योगी जी ने नाम लिया और ना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसका नाम लिया। ये बात समझ लीजिए। सभी के निशाने पर रहे ओवैसी और सबों ने ओवैसी को जमकर टारगेट किया और ओवैसी को सामने रखकर एक ऐतिहासिक मतलब बहस को छेड़ने की भी कोशिश की गई। जैसे निजाम हैदराबाद का। भाइयों और बहनों, 1947 में देश आजाद हो गया मगर हैदराबाद आजाद नहीं हुआ था। हैदराबाद 48 हुआ सितंबर में। और क्या हुआ? इसलिए कि निजाम हैदराबाद ने भारत में विलय को नकार दिया था। ये बातें कही गई और निजाम के साथ ओवैसी परिवार था, उनके रजाकारों में था और महाराष्ट्र के वो पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार के भी प्रभारी बनाए गए थे, देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने पूरा इतिहास रखा और यह कहा कि सितंबर का वो तारीख जिस दिन निजाम हैदराबाद को सत्ता से बेदखल करके भारतीय सेना ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में हैदराबाद को ले लिया था, निजाम के पूरे शासनकाल को समाप्त किया था, उस दिन को हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। सवाल नंबर 1, अब तक आपने उस दिन को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? अगर वही दिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण था तो 74 वर्षों बाद, 7 दशक के बाद वो दिन महत्वपूर्ण अचानक चुनाव में कैसे हो गया? निकाय के चुनाव में। ठीक है, निकाय के चुनाव में। सवाल नंबर 2 कि आपके लिए ओवैसी महत्वपूर्ण है या टीआरएस महत्वपूर्ण है? सवाल नंबर 3 कि क्या कांग्रेस पार्टी जिसके 2-3 उसके भी कारपोरेटर वहां हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने घुटने टेक दिए हो और कह दिया हो कि हमें अब किसी चुनाव से मतलब नहीं है, मैं पार्टी ही नहीं रहा। आज भी वो राष्ट्रीय पार्टी की तरह ही चुनाव लड़ती है। यह अलग बात है कि उनकी जो संगठनात्मक कमियां हैं वो अलग बहस है, लेकिन कांग्रेस का कहीं नाम नहीं लिया गया। नंबर 4, इस चुनाव में रोहिंग्या के मुद्दे को उठाया गया। रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं वो सरकार के खाते में है, ऑन रिकॉर्ड। उनको अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी जो एजेंसियां हैं जो इनको देखती है, तमाम दुनिया के शरणार्थियों, गृह मंत्रालय के अंदर आती होंगी, गृह मंत्रालय के अंदर है, और उसमें विश्व की वो संस्थाएं जो शरणार्थियों को देखती हैं, वॉच करती हैं, उनके राइट्स और अधिकार के लिए लड़ती हैं, वो जो यूएनओ उसकी निगरानी करती है, वो पास इशू करता है। दिल्ली में, कश्मीर में, मेवात में और भारत के कई जगहों में, बंगाल में और आसाम में भी रोहिंग्याओं का एक कैंप है। उस कैंप में जो रोहिंग्या रहते हैं उन्हें पास इशू किया जाता, यानी पूरा डेटा गृह मंत्रालय के पास है। तो फिर अगर डेटा आपके पास है तो अनधिकृत रूप से अनऑथोराइज्ड रोहिंग्या कहां से आया, यह सवाल तो हम गृह मंत्रालय से करते, लेकिन यह सवाल
ओवैसी से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। अब इससे एक सवाल और पैदा होता है कि अगर रोहिंग्या है ही, अब उनकी ही बात हम मान लेते हैं, अगर हैदराबाद में है, रोहिंग्या भी है, 500 कश्मीरी आतंकवादी भी है, 500 पाकिस्तानी भी है, अफगानी भी है, सब कुछ हम उन्हीं की मान रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? गृह मंत्रालय या ओवैसी? गृह मंत्रालय है। अब आइए, चुनाव बाद मेयर को क्या अधिकार है कि वो अनाधिकृत रूप से रह रहे शरणार्थियों को बाहर करे? यह अधिकार तो केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार नित नए कानून ला चुकी है और उसका ध्रुवीकरण भी कर चुकी है, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, पीयूए हो, इत्यादि इत्यादि जितने भी कानून आए केंद्र के द्वारा, वो सबका लक्ष्य था ध्रुवीकरण करना और सबका चुनावी लाभ लेना। वो निरंतर केंद्र सरकार ले भी रही है, उसमें कहीं चूकी नहीं है केंद्र सरकार कि उसको कैसे एंगल बना दिया जाए हिंदू और मुस्लिम, वो सब किया जा चुका। तो अब यह अधिकार अचानक हैदराबाद के मेयर के पास कैसे चला गया कि अगर मेयर भाजपा का होगा तो रोहिंग्या नहीं आएगा? अगर ऐसी बात है तो दिल्ली में मेयर भाजपा का है, दिल्ली में जितने भी एमसीडी हैं सब पर भाजपा का कब्जा है और 15 वर्षों से कब्जा है, तो फिर दिल्ली में रोहिंग्या क्यों रह रहे हैं? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से गोदी मीडिया, क्या कहूं उसको, कौन मीडिया कहा जाए, और कुछ वेब चैनल भी, आप इसको कहीं से अन्यथा में नहीं लेंगे, निगेटिव में, आपके चैनल को बराबर मैं देखता हूं और मैं खूब सुनता हूं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो या राष्ट्रीय हो या राज्य के हो, आप बहुत ही संतुलित और एक ज्ञानवर्धक, उसको कह लें नॉलेजेबल आपका रहता है एपिसोड, इसलिए मैं देखता भी हूं और मैं देश के लोगों से कहता हूं कि इस तरह के चैनल को आप देखें। वरना वेब चैनलों ने भी गोदी मीडिया का अनुसरण करना शुरू कर दिया है, एक भड़काऊ कंटेंट लगाना है और वीडियो को चलवाना है और टीआरपी, ये टीआरपी स्कैम जो है ये केवल मैंने नेशनल चैनल तक नहीं रहा, ये वेब चैनलों में भी ये बीमारी पूरी तरह से आ चुकी है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि नेशनल चैनल हो या वेब चैनल हो, जिनके भड़काऊ कंटेंट हैं, जो भाजपा वर्सेस ओवैसी को हर जगह दिखाता है, वो लोग ज्यादा देख रहे हैं? अब असल मुद्दे पर मैं ला रहा हूं, और जो सही दिखाता है, जो एक संतुलित समाचार दिखाता है, एक पारदर्शी उसका चेहरा बना रहता है कि नहीं हमें न सियाही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमारा काम है आईना दिखाना, दिखा देते हैं। इस रास्ते पर जो चैनल काम कर रहा उसको लोग नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत की बड़ी आबादी मानसिक रूप से पोलराइज हो चुकी है, यह मैं कह रहा हूं बड़ी बात, और यह देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है अगर मानसिक रूप से हम पोलराइज होते हैं। हम देखिए, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम क्यों रखा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर धर्म की राजनीति देश में हो, मैं शुरू से मेरा एक क्लियर स्टैंड रहा, मैं सेकुलर पार्टियों को इसलिए कोसता हूं कि आपके गलत पॉलिसी ने देश में धर्म की राजनीति को बल दिया और बढ़ा दिया। बिल्कुल, अगर आपकी पॉलिसी सही होती तो आज ये दिन सेकुलरवादियों को देखना नहीं पड़ता। आज जो सेकुलर रियल में हैं, वो चौराहे पर खड़े हैं कि हम जाएं तो जाएं किधर। मीडिया रास्ता नहीं छोड़ती, पॉलिटिकल पार्टी रास्ता नहीं छोड़ते, और अब मतदाता भी रास्ता नहीं छोड़ते। अब आप देखेंगे भाजपा के पास 3 सीटें काउंसलर में वहां, बिल्कुल बिल्कुल, और टीआरएस के पास 99 सीट है साहब, और वो सत्ता में है पिछले 5 साल, और सत्ता में है। अब मीडिया ने रास्ता नहीं छोड़ा, सीधा टीआरएस और वर्सेस ओवैसी। अब आप देखना ओवैसी के 44 के जगह पे 50 हो जाएंगे, फायदा दोनों तरफ है, और भाजपा की 3 के जगह पे 30 भी हो सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं। और अगर ऐसा हो गया तो यही फार्मूला देश में चलाया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है, हैदराबाद चुनाव एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में इसी को एक्सपेरिमेंट के रूप में लागू किया जाएगा, और 2022 में भी हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव कराने का प्रयास किया जाएगा। तो बंगाल में लाने की कोशिश की जाएगी और बंगाल में वही चीज, बंगाल में भी ये चाह रहे हैं कि ममता जो कि 10 साल से सत्ता में है, ममता ने क्या किया 10 साल में, इस पर कोई चर्चा नहीं। ममता ने
विकास के कितने काम किए, कोई चर्चा नहीं। माइनॉरिटी के लिए, वेलफेयर के लिए क्या किया, इस पर भी चर्चा नहीं। बस एक ही चर्चा मीडिया में है कि भाईजान जाएंगे और मुसलमान भाईजान के साथ हो जाएगा, और बहन जी जो है दीदी, वहां दीदी कहते हैं, वो अब खत्म हो जाएंगी, वो भाजपा की सरकार हो जाएगी। ये क्या हो रहा है देश में? देश के लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अब सावधान होने का समय है। बहुत आप गोदी मीडिया बोलते रह गए, लेकिन जो लोग गोदी मीडिया बोल रहे हैं वो खुद भी उसी कंटेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं जो भड़काऊ कंटेंट है। बिल्कुल वेब चैनलों में देखने को मिल रहा है, एक तरफ ओवैसी चला रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा चला रहे हैं, सारी गायब कर दी उन्होंने, सारी पार्टियां गायब हो गई है। अगर मुस्लिम पार्टियों को ही था, ये सवाल मैंने किया बंगाल के संबंध में, आपसे कहता हूं कि वहां पीएफआई समर्थित जो एसडीपीआई है, तो एसडीपीआई पहले से बंगाल में ऑलरेडी उसका पूरा ढांचा है एसडीपीआई का। मुस्लिम लीग भी कहीं ना कहीं वहां है, वहां वेलफेयर पार्टी का ढांचा है, कोई चर्चा नहीं। ओवैसी एक ऐसा चेहरा मिला है भाजपा को कि भारतीय जनता पार्टी गोलवालकर, सावरकर और जितने कर इनके पास थे, सब कर का सपना साकार करने के लिए इनको ओवैसी परिवार एक तुर्क का पत्ता मिल गया है। इस पर सारा खेल खेलेंगे और ये इस देश को उस दौर में ले जाएंगे कि सन्नी देओल को फिर एक फिल्म बनानी पड़ेगी, वो फिल्म जिसमें चापाकल वो उखाड़ रहा था, गदर। ये उसी दौर में ले जाना चाह रहे हैं कि इस देश में फिर एक गदर हो जाए और फिर वही दौर आ जाए। मैं देश के लोगों से हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं, ये जो पोलराइज करने की पॉलिसी है, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसको समझिए, अल्लाह के वास्ते इसको समझिए। ये ना तो हिंदू के हित में है, न मुसलमान के हित में है, न किसान के हित में है, न जवान के हित में है, न भारत के लोगों के हित में है। देश का अस्तित्व संकट में चला जाएगा जब धर्म की राजनीति इस तरह से जड़ें जमाने लगेंगी। अब काउंसलर में और प्रधानी का चुनाव अभी होना बिहार में, उत्तर प्रदेश में, क्या आप करने जा रहे हैं इस देश को? एक गांव में एक हिंदू अगर योग्य है, एक ब्राह्मण अगर योग्य है, एक अगर एससी एसटी का बंदा योग्य है, समर्पित है, डिवोटी है समाज के प्रति और काम करने की क्षमता है, मादा है, आप उसको क्यों नहीं चुनेंगे? केवल धर्म और जाति के नाम पर उसका आप बहिष्कार करेंगे तो इसका मतलब अयोग्य लोगों को आप लाकर वहां खड़े करेंगे। क्योंकि जब धर्म और जाति की बात करेंगे तो योग्य लोग अपने आप हाशिए पर चले जाएंगे और अयोग्य लोग वहां आ जाएंगे। ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक धर्म की राजनीति को स्थापित करने का यह प्रयास सरकार, संघ, मीडिया और वेब चैनलों और अखबारों के द्वारा जो लगातार किए जा रहे हैं, यह देश के लिए घातक है और इस पर विराम लगना चाहिए और इसकी कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने कई चीजें बड़े अच्छे से क्लियर की हैं कि ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, इसका जो नतीजा है वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आने वाला टाइम बताएगा कि ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होने जा रहा है। आप लोग सचेत रहे, सतर्क रहे और आप हिंद वॉइस को देखते रहें। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात कराऊंगा हाफिज गुलाम सरवर की। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें।